नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालती है आज क्या है खास कृषि समाचार में। मुर्गी पालन के लिए लेयर फार्मिंग है बेहतर विकल्प। साल भर फसल देने वाली बैगन के उन्नत प्रभेद से करे खेती। उन्नत नस्ल से गौ पालन से श्याम सुंदर ने बनाई जिले में एक अलग पहचान। लीची का सीजन आने वाला है। अब कुछ दिन बाद लीची के पेड़ों में फल लगने लगेंगे। इस वक्त लीची के पेड़ों में मंजर आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में इन पेड़ों की विशेष देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि अगर मंजर सही नहीं होंगे तो पेड़ में फल सही नहीं लगेंगे। इस वक्त लीची के पेड़ों में कीट और रोग का प्रकोप भी लगने की संभावना बनी रहती है। इसलिए लीची की बागवानी करने वाले किसान भाइयों को पेड़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सभी किसान भाइयों को मेरा यह सुझाव होगा कि खेत में निरंतर रूप से पटवन करते रहें, और अगर उनके पास ड्रिप सिंचाई की पद्धति उनके पास है तो उसका अभी उपयोग करने का सही समय है, क्योंकि उससे क्या होता है कि रूट जोन में अच्छे से पानी दे सकते हैं और पानी की बर्बादी नहीं होगा, और पौधे में जो फलन होता है उसके लिए ड्रिप सिंचाई की पद्धति काफ़ी लाभप्रद होती है। कम उत्पादन खर्च और बाजार में बढ़ती अंडों की मांग की वजह से किसान भाई लेयर फार्मिंग की ओर रुख करने लगे हैं। किसान भाई मुर्गी पालन में तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खास बात यह है कि इस पर सरकार किसानों को सब्सिडी भी दे रही है। आज देश और दुनिया में अंडों का बाजार काफी बड़ा हो गया है। लगातार इसकी बढ़ती मांग को देखकर किसान भाइयों का रुझान मुर्गी पालन की ओर बढ़ने लगा है, जिसमें लेयर फार्मिंग एक बेहतर विकल्प के रूप में साबित हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों को लेयर फार्मिंग के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी होता है। दरअसल हमारे यहाँ लेयर फार्मिंग अंडों के उत्पादन के लिए किया जाता है। लेयर पक्षी एक विशेष प्रकार की मुर्गियों की प्रजाति होती है जो 4 से 5 महीने की उम्र होने के बाद ही लगातार अंडा देना शुरू कर देती है। लेयर फार्मिंग में एक विशेष प्रकार की जालीदार रैक बनी होती है जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है। मुर्गियों के लिए ताजा फीड और स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। खासकर गर्मियों के मौसम में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सूर्य की किरण सीधे पानी पर ना पड़े। इसके अलावा मुर्गियों के अंडे देने के 1 हफ्ता पहले नेक्स्ट बॉक्स ट्रे बना दे, जिसमें अंडे जमा हो जाए और बाद में उन्हें आसानी से निकाला जा सके। बैगन सोलेनेसी जाति का फसल है जिसे किसान भाई पूरे वर्ष उगा सकते हैं। आमतौर पर इसकी खेती सब्जी के लिए की जाती है। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन बी के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। बैगन के उन्नत प्रभेद में स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण मोहित, स्वर्णमणि, स्वर्ण नीलिमा एवं स्वर्ण अविलम है, जिसकी खेती कर किसान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। खेती किसानी में मशीनों के आने से किसानों के लिए खेती करना काफी आसान हो गया है। खेत की जुताई से लेकर फसल की बुवाई तक सभी काम मशीनों से किए जा रहे हैं। खेत की तैयारी में प्रयोग होने वाला ऐसा ही कृषि यंत्र है तबेदार हैरो। इस यंत्र से 6 से 10 सेंटीमीटर गहरी जुताई की जा सकती है। इसमें बहुत सारे तबे लगे होते हैं जो मिट्टी को काटकर भुरभुरा करके समतल बना देता है। यह खेत की घास तथा खरपतवार को खत्म कर देता है। घास फूस और जड़ प्रभावित क्षेत्रों में ये जड़ों और घास को काटकर मिट्टी के नीचे दबा भी देता है। गौपालक किसानों के लिए हमेशा से आमदनी का एक नियमित जरिया रहा है। गाय पालकर किसान बेहतर कमाई कर सकते हैं, बशर्ते सही नस्ल का चुनाव करें। सफलता की आज की कड़ी में वैशाली जिले के एक ऐसे ही सफल किसान से मिलवाते हैं जो उन्नत नस्ल के गौ पालन से लाखों की आमदनी कर आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। वैशाली जिले के 22 वर्षीय श्याम सुंदर कुशवाहा आज अपने डेयरी बिजनेस के जरिए रोजाना लोगों को गिर गाय का शुद्ध दूध पिला रहे हैं। श्याम सुंदर के मन में हमेशा एक ऐसा कुछ करने का सपना रहा जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हो और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करे।
श्याम सुंदर के मुताबिक गिर गाय का दूध डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर समेत कई बीमारियों के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। साथ ही विदेशी नस्ल की अन्य गायों या जर्सी की तुलना में काफी ज्यादा सुपाच्य और सेहतमंद है। श्याम सुंदर के पास तकरीबन 20 गिर गाय हैं, जिसे इन्होंने गुजरात के भावनगर से खरीदा है। जितने भी गाय है मेरे पास अभी 18-20 की संख्या में मेरे पास गिर गाय है और सभी भावनगर ब्लड लाइन की गाय है। गुजरात से हम इस गाय को लेके आए हैं और मेरे पास एक गाय लगभग 12 लीटर से लेके और 20 लीटर दूध की है मेरे पास गाय अभी। और सभी गायों का रेट अलग अलग है। मेरे पास जो भी गाय है लगभग ये 1.25 लाख से लेकर 2.5 लाख तक की गाय मेरे पास है। और जो एक मेरे पास बुल भी है हेरेनियो 4.5 लाख का लेके आए हैं हम उधर से ही, गुजरात से। अभी भावनगर ब्लड लाइन का हेरेनियो है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना थोक बाजार अनाज मंडी पर और जानते हैं चावल के ताजा भाव। बासमती उसना 4575 से 6175 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम अरबा 6400 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम उसना 5150 रुपए प्रति क्विंटल, उसना परिमल 3675 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अभी भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियॉन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मुर्गी पालक किसान भाइयों को मुर्गियों को दिन में 3 बार ठंडा पानी देने की सलाह दी जाती है। इनके पीने के पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट या ग्लूकोज भी मिला सकते हैं। नमस्कार किसान भाई बहनों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि जगत में हो रही तमाम हलचलों को खबरें खेती के माध्यम से। हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारियां देता है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि गर्मा सब्जियों में कीट व्याधि का प्रकोप क्यों होता है और इसका समाधान क्या है, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, रबी का जो अभी मौसम है गेहूं कटने के बाद समाप्ति के कगार पे आ जाएगा और जो हमारे किसान भाई हैं अपने खेत खलिहान में जो सब्जी लगाने के तरफ सोच रहे हैं या अग्रसर हैं, उनके लिए आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है कि गर्मा सब्जी जो हमारे किसान भाई लगाते हैं उनमें कीट व्याधि का प्रबंधन किस तरीके से करें। और इस खास और महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे समक्ष मौजूद हैं डॉक्टर पीके द्विवेदी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र आरा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। गर्मा सब्जियों में कीट व्याधि का प्रबंधन कैसे किया जाए? गर्मा सब्जियों में ज़्यादातर तो हमारी जो सब्जियां हैं, भिंडी है, लतर वाली सब्जियां हैं, साग हैं, इनकी हम खेती करते हैं। और इनमें गर्मी के दिनों में बरसात की तुलना में तो कम कीड़े आते हैं, लेकिन ये कहना कि कीड़े नहीं आते हैं ये थोड़ा गलत होगा। इस समय में मुख्य रूप से जो हमारी जो लत वाली जो सब्जियां हैं, लत वाली सब्जियों में एक खास किस्म का कीड़ा आता है और उस कीड़े के प्रकोप से हम देखते हैं कि जो पत्तियां हमारी हैं, पत्तियों के अंदर लगता है कि छोटे छोटे नक्शे की धारियां बन रही हैं, उसको हम बोलते हैं लीफ माइनर। वो पत्ती के दोनों परतों के बीच में घुस करके वो कीड़ा जो है पूरी तरह से पौधे को बर्बाद कर देता है। तो ये लीफ माइनर कीड़ा है। इसके लिए हमारे पास जो दवा है इमामेक्टिन बेंजोएट है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसकी मात्रा होती है हमारी 10 लीटर पानी में 7 ग्राम दवा या फिर 15 लीटर पानी में 10 ग्राम दवा, इसका घोल बना करके हम इसका छिड़काव करते हैं। इसके अलावा अगर हम रासायनिक कीटनाशक की बात करें तो शुरुआती दौर से ही अगर हम नीम का तेल 1500 ppm का अगर हम छिड़काव करें तो इन कीड़ों को हम बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। एक तो कीड़ा ये हमारा आता है और दूसरा कीड़ा आता है जिसको हम बोलते हैं एपिलाचना बिटल। एपिलाचना बिटल में आप देखेंगे कि जब आप पत्ते को उठाएंगे, यहाँ तक कि करेला का पत्ता भी आप उठाएंगे तो उसके पत्ते के नीचे में देखिएगा कि पके हुए आम की तरह के छोटे छोटे कीड़े जो है पूरे पत्ते के नीचे में बैठे हुए हैं और पत्ते को इतना ज़्यादा वो चाट जाते हैं, एक तरह से कहीं उसके हरे हिस्से को चाट जाते हैं और उसका पत्ता जो है बिल्कुल प्लास्टिक के पेज की तरह से एकदम आर पार पारदर्शी जैसा दिखाई देने लगता है, जालीदार हो जाता है। तो इसके लिए भी अभी जो मैंने दवा आपको बताई इमामेक्टिन बेंजोएट, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक और अच्छी दवा है जिसको कि हम बोलते हैं इमिडाक्लोप्रिड, उसका अगर इस्तेमाल आप करते हैं 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में
तो इस कीड़े को आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। और एक तीसरा कीड़ा आता है जिसको कि हम बोलते हैं फल छेदक। ये फल छेदक जो है ये ज़्यादा परेशान करने वाला कीड़ा है। यह कद्दू में भी हमको दिखाई देगा, बैगन में भी हमको दिखाई देगा, भिंडी में भी हमें दिखाई देगा। तो इसके लिए हमारे पास दवा है, तरल फिप्रोनिल दवा आती है। उसको अगर हम 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, या फिर हमारे पास स्पाइनोसेट जो कि बहुत अच्छी दवा है। और एक तीसरी दवा है जिसको कि मैं कहना चाहूँगा हेप्टोप्टेरिस इंडिका। तो ये जो दवा है, इस दवा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हेप्टोप्टेरिस इंडिका का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मात्रा होगी 10 ग्राम प्रति लीटर। और इस दवा की खासियत है कि पूर्णतया जैविक है और ये ढूंढ करके कीड़ों को मारती है। एक बार आप इसका स्प्रे कर दें तो फिर दोबारा आपको जल्दी इसमें कीटनाशक, किसी भी तरह के कीटनाशक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे जो शुरुआती जो दौर है गर्मा सब्जियों की, तो जब हमारे किसान भाई बीज अपने खेतों में लगाते हैं तो एक समस्या देखने में आती है सर कि जब अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय में ही ध्यान नहीं देने पर, या वो कीट का प्रकोप है कि किस चीज़ का प्रकोप है, जड़ से ही सूख जाता है पौधा। जड़ से ही सूख जाता जी है। सर, तो इसके लिए इससे हमारे किसान भाई बहुत चिंतित रहते हैं और उनको ऐसा कहीं कहीं हमने देखा है कि दोबारा फिर से बीज बोना पड़ता है। दोबारा बीज बोना पड़ता है और उसमें सबसे बड़ी नुकसान की बात ये होती है कि उन्होंने जो बीज चाहा था कि समय से हम लगा दें, वो समय का जो उनका जो फैक्टर है जिससे उनको प्रॉफिट हो सकता था, मुनाफा हो सकता था, वो कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो जाता है और साथ में क्षेत्रफल भी उनका थोड़ा घट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। और ये जो है धड़ में जो है एक तरह का गलन का तरह का बीमारी हो जाता है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम अपना जो बेड का तैयारी करते हैं, जब जिसमें हम पौधशाला हम गिराते हैं, उस पौधशाला को गिराने के पहले वहाँ की मिट्टी की हम तैयारी करें। उसमें हम गोबर की खाद का इस्तेमाल निश्चित रूप से करें। अगर वर्मी कंपोस्ट हमको मिलता है तो 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कम से कम 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट हमें डालना चाहिए, या 3-4 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद और साथ में 3-4 किलो ताज़ा नीम का पत्ता, इसको डाल करके हमको बेड की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद हमें उसमें जब पौधे लगाने हैं तो पौधे लगाने के पहले एक बहुत अच्छी विधि है जिसको कि जानना चाहिए, सबके लिए बड़े फ़ायदे की है। वो है कि गाय का ताज़ा दूध ले करके अगर 200 मिलीलीटर और उसको हम 3 लीटर पानी में घोल बना दें, और इसी पानी में ज़्यादा बड़े पैमाने पर है तो इतना पानी की आवश्यकता होगी, कम है बीज तो इससे कम पानी की आवश्यकता होगी। इसी दूध और पानी के घोल में अगर हम बीज का बीजोपचार कर देते हैं तो हमारे बीज में बहुत सारी जो विकृतियां हैं जो पहले से थी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। गर्मा सब्जियों में जो उच्चतम जो पैदावार होता है, कई किसान भाई इसका लाभ लेते हैं और आर्थिक लाभ भी सर उनको मिलता है। तो इसको सुरक्षित ढंग से पैदावार बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाई कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं? और देखिए 2-3 सावधानियों की आवश्यकता होती है। पहली बात तो ये है, जैसे कहते हैं ना कि सुछेते सुबीजे सुसंपत्ति जायते। अगर ज़मीन की तैयारी अच्छी है, ज़मीन में जीवाश्म की मात्रा, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, तो आपकी फसल अच्छी होगी, उनमें जड़ों का विकास अच्छा होगा, भोजन का संग्रहण अच्छा होगा। तो इसलिए आप रासायनिक खाद डालते हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन जैविक खादों का प्रयोग आप भरपूर मात्रा में अपने खेतों में करें, चाहे वो आपके गोबर की सड़ी हुई खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, केचुआ खाद हो, जो भी आप अपना इस्तेमाल करते हैं वो करें। एक और बहुत अच्छी खाद आती है, मतलब उपलब्ध है हमारे यहाँ, जहाँ पर जल क्षेत्र होता है वहाँ पर एक पौधा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जलकुंभी। अगर जलकुंभी आपको मिल जाए तो उसको हल्का सा सुखा करके अगर आप खेतों में डाल दें तो ये भी एक बहुत अच्छी हरी खाद है, इनका भी बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, गर्मी के दिनों में क्या है कि हम अपने खेतों में बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। बहुत ज़्यादा जब पानी देते हैं तो पानी तो खेत हमारे पीते हैं, लेकिन उसके साथ घास बहुत ज़्यादा आती है। घास बहुत ज़्यादा आएगी तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े भी आएंगे, कई तरह की परेशानियाँ भी होंगी। तो कोशिश हमको करना चाहिए कि जब हम पानी की व्यवस्था करें तो हम ड्रिप और फवारा पद्धति के बजाय ड्रिप का इस्तेमाल ज़्यादा करें। टपक पद्धति से अगर हम पानी देते हैं तो केवल पौधे को पानी मिलेगा, घासों को पानी नहीं मिलेगा, तो घासों का विकास नहीं होगा। तीसरा, आजकल एक बहुत अच्छी सरकार की योजना भी चल रही है जिसको कि कहते हैं मल्चिंग। तो मल्चिंग में प्लास्टिक के मल्च आते हैं, प्लास्टिक के बेड्स अगर आप बिछा देते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा घास उसमें नहीं होती है, और तीसरा जो आपके फल जो हैं वो ज़मीन के संपर्क में नहीं आते। कई बार क्या होता है, जितने अच्छे वाले फल होते हैं वो ज़मीन के संपर्क में आके या तो पीले हो जाते हैं और नहीं तो उनमें ज़मीन से निकल करके कोई कीड़ा उसके अंदर घुस जाता है और अंदर में पूरा उसको डैमेज कर देता है। जब हम उसको तोड़ने जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं फल को देख करके, जब उठाते हैं तो दुखी हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कीड़े लगे हुए हैं। तो ये पॉली मल्चिंग हमको करनी चाहिए। और चौथी बात है कि जब हमको अच्छा पैदावार लेना है, अच्छा फलन लेना है, तो हमको सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, खास करके बोरन और जिंक।
कीट व्याधि का प्रबंधन जो है गर्मा सब्जियों में जी तो इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल सर और जी, ध्यान में आ रहा जी। है कि बिहार के उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों में जी। और रोहतास और जो शाहाबाद का इलाका है तो हमारे किसान भाई बैगन की खेती किए हैं बिल्कुल। और बैंगन में जब फल आ गया है तो उसमें कीट का प्रकोप हद से ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। किसान बहुत प्रभावित है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके निराकरण के लिए सर कुछ उपाय हो तो बैगन में जो कीड़े लगते हैं उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसके जो फुनगियाँ हैं जिसमें कीड़े रहते हैं या जो फल जिससे छिद्रित हैं उनको इकट्ठा करके उनको जला दिया जाए। और स्पाइनोसेट नाम की दवा आती है, इस दवा का 10 ml दवा 15 लीटर पानी में अथवा हेप्डोप्टेरिस इंडिका का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में अगर घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा हमारे फल जो है सुरक्षित रहेंगे। या फिर इसके बीच बीच में अगर नीम का तेल भी अगर हम 1500 ppm का 5 ml डालेंगे तो हमारे जो बैगन है वो सुरक्षित रहेंगे। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि जो जरूरी सावधानियां हैं उनको अमल में ला करके गर्मा सब्जियों की आप खेती करने वाले हैं या अभी कर चुके हैं तो कीट व्याधि का जो प्रबंधन है उसे समुचित ढंग से करके आप उसका ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आर्थिक आमदनी का जो मार्ग है उसे बृहद पैमाने पर प्रशस्त कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि गर्मा सब्जियों में कैसे कीट व्याधि के प्रकोप से बचा जाए और उसके समाधान को। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो कि है खास पशुपालक किसान भाइयों के लिए, क्योंकि दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या आती है या आने की संभावना बनी रहती है। तो क्या वजह है दुधारू पशुओं में बांझपन आने का और उसका समाधान क्या है, निदान क्या है, जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश महतो जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार इंद्रजीत और आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम पर। इस कार्यक्रम में हम कृषि से जुड़ी विभिन्न जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या से निदान। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक विशेष अतिथि, एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश महतो KVK जहानाबाद से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए आपकी ये बांझपन होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है और इसका निदान कैसे किया जा सकता है? किसान भाइयों नमस्ते। ये पशुओं में, डेयरी पशुओं में खास करके जो बांझापन के जो शिकायत है पूरे बिहार में हमारा जो है ना काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते किसानों का क्या हो रहा है कि काफ़ी नुकसान हो रहा है। बांझापन क्या होता है कि जो गर्म, हम एक ले भाषा में कहेंगे तो किसानी भाषा में थी, जो पशु गर्म नहीं होती है उसको हम कहते हैं बांझापन। जो बच्चा रखने की क्षमता गर्भाशय में नहीं होता है उसको कहते हैं बांझापन। इसका मुख्य कारण, जो बांझापन का मुख्य कारण है कि पशु को सही ढंग से खाना पीना नहीं खिलाना। पशु को जैसे कि जो ये खिलाने के चक्कर में क्या करते हैं कि जो किसान भाई केवल कुट्टी खिलाते हैं, हरा घास नहीं खिलाते हैं और मिनरल और कैल्शियम के पाउडर नहीं देते हैं। दूसरा कारण है कि जो गाय ज़्यादा दूध देती है, जो दूधारू गाय होती है, उसका क्या होता है कि उसका दूध के साथ हमारा खून या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो भी होता है दूध के साथ चला आता है। तो उसके गर्भाशय में जो है ना, ये नहीं जाने के कारण भी बहुत सारे गाय जो है ना हीट में या गर्म नहीं हो पाती है। तीसरा है कि जो है ना मौसम को जैसे देख रहे हैं कि काफ़ी गर्मी हो रही है, काफ़ी ठंड हो रही है, या देखिए कि ठंड के साथ साथ गर्मी अचानक बढ़ जा रही है। तो इस क्लाइमेट चेंज में या मौसम परिवर्तन में भी जो है ना हार्मोन का जो एक निकलता है शरीर से, वो हार्मोन जो अंडाणु जो होता है, अंडाणु से जो निकलता है जिसको फॉलिकल बोलते हैं, फॉलिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, ये हार्मोन सही ढंग से नहीं संचालित होने के चलते क्या होता है कि बहुत पशु में गर्म होने की क्षमता कम हो जाती है। होती भी है तो कुछ जो है ना दर्शन नहीं देता है। जैसे कि हम गर्म होने का लक्षण की बात करें तो देखेंगे कि एक पशु दूसरे पशु से चढ़ेगा और बच्चादानी से रिसाव निकलेगा। तो ये सब लक्षण आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या होगा कि रिसाव गर्म है अंदर से, लेकिन रिसाव नहीं निकल रहा है, एक दूसरे पशु पे नहीं माउंट कर रहा है, तो जब जानेंगे कि क्या है, वो साइलेंट हीटर है। तो किसान जो कहते हैं कि नहीं सर ये तो रिसाव भी नहीं आया, दूसरा में माउंट भी नहीं किया, दूसरे जानवर पे चढ़ भी नहीं रहा है, तो साइलेंट हीटर कह के वो सीमेंट या पाल नहीं खिलाते हैं। तो इस तरह का जो होता है। और कुछ पशु जो है ना, जैसे देसी और विदेशी जो पशु होते हैं, जैसे कि जो किसान भाई को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर देसी पशु देखिए ना 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, गर्मी नहीं हो रही है, लेकिन
क्रॉस पशु जो है ना, जो विदेशी है, जैसे होर्सिन फ्रीजन है, जर्सी है, ये आपको 11 महीना से 15 महीना में गर्म होने लगती है। तो उसको 15 महीना के अंदर जो है ना हमको 12-13 महीना में उसको सीमेंट डला देते हैं। लेकिन जब गर्म होती है देसी पशु, जैसे साहिवाल हो गया, गिर हो गया, थरपारकर हो गया, तो ये पशु क्या होता है कि आपको 25 से 33 महीना तक लेती है, जैसे भैंस का होता है। तो उतना महीना लेने से क्या होता है कि किसान समझते हैं कि नहीं हमारा बांझापन आ गया, तो उसको आप क्या करेंगे कि कृमिनाशक दवा और मिनरल का पाउडर 50 ग्राम मिनरल पाउडर और कृमिनाशक दवा देंगे। तो ये क्या होगा कि पशु को जो ना गर्भाशय से अंडाणु जो फूटता है, अंडाणु जो डेवलप करता है, विकास करता है, वो आपको विकास करेगा और सही समय आपको गर्म हो जाएगी। तो इस तरह के जो उपाय करेंगे तो आपको ये समस्या नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, बांझपन की समस्या का उपाय कैसे है, कैसे इसका निदान किया जाए? कीड़ा के दवा हमको देना है। कीड़ा के दवा जैसे कि आता है कि फेनबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, ये दोनों दवा कीड़ा का है, जिसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि एक आइफरमेक्टिन भी आता है, उसका भी जो है ना शरीर के अंदर और शरीर के बाहर का कीड़ा आता है। कीड़ा क्या करता है कि खून का जो शरीर जो है उसका खून का चूसता है, तो उसको चूसने से जो है ना खून जो बचेगा तभी तो हमारा गर्भाशय में जाएगा, और गर्भाशय में जाएगा तब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जाएगा, प्रोटीन जाएगा तब हमारा उसका अंडाणु को क्या होगा कि विकसित करेगा। विटामिन ई, अगर किसान भाई को बहुत लोग को सलाह देना है कि यार बताना है, या हम भी बता रहे हैं कि अंकुरन गेहूँ अगर 200 ग्राम 150 से 200 ग्राम पर डे खिलाएंगे तो अंकुरन में विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई की मात्रा हमारा जाएगा तो उस पर अंडाणु का भी जो विकसित होगा और गर्भाशय का विकसित होगा। तो इस तरह का जो इसका उपचार हमको करना है। और दूसरी बात कि जिसमें हार्मोन का कमी है, तो हार्मोन का कमी है जिसके हार्मोन जो अंडाणु और गर्भाशय का रेगुलर जाँच हो। डॉक्टर साहब, बांझपन की समस्या सबसे ज़्यादा किस में होती है, देसी गाय में होती है या विदेशी गाय में होती है ज़्यादा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा है किसान भाई कि देसी में कि विदेशी में, ये हम अभी जो थोड़ा देर पहले बताया कि जो गाय दुधारू गाय होती है, दूध देने वाली गाय में जो बच्चा देने के बाद उस पर ज़्यादा होती है, उस गाय में क्या होता है कि जो हमारा दूध ज़्यादा जाता है तो उस पर खून जो है ना, ब्लड जो शरीर के अंदर जो खून होता है वो हमारा दूध के साथ ज़्यादा निकल जाता है, और निकलने के साथ साथ जो प्रोटीन की मात्रा होती है शरीर में वो निकल जाता है दूध के साथ में। तो दूध के वो उस पशु में ज़्यादा लैक्टेटिंग भी गाय में ये पशु में होता है, ये हमारा बांझपन का शिकायत होता है। उस पर से देखिएगा कि कभी कभी बार बार गर्म होगी लेकिन बच्चा नहीं रखेगी, तो ये भी एक शिकायत उसके साथ में आएगा। और धीरे धीरे जैसे कि अंडाणु को जो बोले कि अंडाणु को फूटना चाहिए, वो ना फूट के वो गट्टी की तरह टाइट हो जाता है। तो टाइट होने से क्या हो जा रहा है कि जो वो हीट में फिर नहीं आएगी। जैसे कि एक हम बोलते हैं कर्पस ल्यूटियम, जो अंडा फूटता है उसके बनता है कर्पस ल्यूटियम। वो कर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि बना हुआ रहेगा तो आपको गर्म गाय नहीं होगी, और कर्पस ल्यूटियम पूरा ख़त्म रहेगा, पूरा गट्टी की तरह उभरी हो जाएगा तो उस पर भी आपको गर्म नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि दुधारू गायों में ये हमारा बीमारी ज़्यादा होता है। इसलिए किसान भाइयों को मैं पर्सनल इसका ये कर रहे हैं कि जो कैल्शियम की मात्रा या मिनरल की मात्रा जो भी है बच्चा देने के बाद या बच्चा देने से पहले, ट्रांजैक्शन पीरियड में बच्चा देने से पहले मिनरल पाउडर 50 ग्राम आप ज़रूर दें, और कैल्शियम की मात्रा 50 ml ज़रूर दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। उम्मीद है आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी, बांझपन से जुड़ी सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी हमने आपको जानकारी दी खेती किसानी से लेकर पशुपालन तक। अब वक्त है यही कार्यक्रम को समाप्त करने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नई विषय और नई जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।